बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 हमारा जो है वो चल रहा है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सब्लिमेशन एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस बेल आइकन ताकि सारे के सारे जो लेक्चर जैसे जैसे अपलोड करें आपके पास जो है वक्त पर पहुँचते जाएँ। सब्लिमेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू वेपर बाय हीटिंग विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एक ऐसा प्रोसेस जब आपने किसी सॉलिड को हीट करना है तो डायरेक्ट वो लिक्विड फेज में नहीं बल्कि वेपर फेज में चला जाए, इस प्रोसेस को आपने क्या कहना है? सब्लिमेशन। ये सॉलिड रहा, इस सॉलिड को आपने हीट अप किया, हीट अप करने के बाद ये डायरेक्ट वेपर्स में चेंज हो गया। होता तो ये है कि जब हम किसी सॉलिड को जो है वो हीट करते हैं तो वो मेल्ट होकर लिक्विड में चला जाता है, लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने किसी सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में चेंज करना है। ये कौन से, यानी कि सारे जो होते हैं हमारे पास सॉलिड इस तरह के नहीं होते कि जब आप उनको जो है वो हीट अप करते हैं तो वो पहले लिक्विड फेज में जाएं बाद में वेपर फेज में जाएं। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत वीक होती हैं, वो डायरेक्ट ही वेपर फॉर्म में जो है वो चले जाते होते हैं। अब इन वेपर को फिर आपने दोबारा कंडेंस करना होता है और ये भी एक प्योरीफिकेशन का ही मेथड है, क्योंकि जब आपने पहले किसी सॉलिड को जो आपने हीट अप करना है तो सिर्फ वो सॉलिड मटेरियल जाएगा और बाकी जो रेजिड्यू है वो पीछे बच जाता होता है। अब सब्लिमेशन इज यूज टू प्योरीफाई द सॉलिड सब्सटेंस। अब इसमें दो टर्म्स आती है, एक होता है सब्लिमेट। सब्लिमेट क्या होता है? द सब्सटेंस ऑब्टेन आफ्टर सब्लिमेशन इज कॉल्ड सब्लिमेट। जो प्योर सब्सटेंस आप हासिल करते हैं सब्लिमेशन के बाद उसको हम कहते हैं सब्लिमेट, और जो इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है जिसकी आप सब्लिमेशन कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सब्लिमेंट। जैसा कि एग्जांपल, इसको आयोडीन को हम इस प्रोसेस के जरिए प्योरीफाई करते हैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को, नेफ्थलीन को, एंथ्रासीन को, बेंजोइक एसिड, ये सारे के सारे जो है वो हम सब्लिमेशन प्रोसेस के जरिए प्योरीफाई कर सकते हैं। अब मेथड क्या है? इस मेथड में हमने क्या करना है कि जो इम्प्योर यानी कि सब्लिमेंट सब्सटेंस है उसको ये वॉच ग्लास है इसके ऊपर रख देना है। ऊपर से ये इन्वर्टेड फनल, पीछे जो हमने पिछले प्रोसेस में एक फनल देखी थी फिल्ट्रेशन वाले में, ये वही फनल है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसको उल्टा कर रख दिया गया है। अब इसको जब आपने उल्टा कर इसके ऊपर रख देना है तो इसको हमने कह देना है कि ये इन्वर्टेड फनल है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये आपने बर्नर नीचे रख देना है, ये हमारे पास सब्लिमेंट है। और अब ये जो फनल का ये जो स्टेम है इसको पहले तो ऊपर से ऐसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद ये साइडों पर आपने वेट कॉटन लगा देना है, गीली रुई के साथ इसको जो है वो ठंडा ठंडा पानी से जो है वो आपने इसको वेट करना है रूई को, कॉटन को, और फिर जो है वो इस रुई को इधर एडजस्ट कर देना, साथ साथ चिपका देना है। अब आपने क्या करना है, बर्नर और करना है और इस सॉलिड को आपने जो है वो हीटअप करना शुरू कर देना है। जब आप इस सॉलिड को हीटअप करेंगे तो ये डायरेक्ट जो है वो वेपर फॉर्म में जाएगा और इधर वेपर जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और साथ ही कंडेंस होकर दोबारा सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन वो नीचे वापस नहीं सॉलिड गिरेगा बल्कि वो इस स्टेम जो है ये फनल का ये वाला हिस्सा इसके साथ चिपकता जाएगा और यहाँ पे प्योर आपके पास सब्लिमेट हासिल हो जाता है आपको। मतलब दोबारा रिपीट करते, यहाँ पे आपने क्या लिया? इम्प्योर। इम्प्योर को जैसे ही गर्म किया सिर्फ वही जो एक ख़ास टेम्परेचर पे जो है वो हम ऐसा कर रहे होते हैं तो सिर्फ वही मटेरियल जाएगा जो हमने प्योरीफाई करना है, बाकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे रह जाती हैं। फ़र्ज़ करो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का ये सोल्यूशन मिक्सचर हो। अब सोडियम क्लोराइड का जो है वो वेपर में जो है वो चेंज होता है जाकर, मतलब वो तो मेल्ट ही जाके 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, जबकि अमोनियम क्लोराइड कहीं पहले ही जो है वो वेपर फॉर्म में जाना शुरू हो जाता है। और जब आप इसको हीटअप करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड पहले ही ऊपर जाएगा और सोडियम क्लोराइड नीचे रह जाएगा। मतलब हम इससे मुख्तलिफ किस्म के मिक्सचर्स को भी अलहदा कर सकते हैं। कोई भी सॉलिड का एक मिक्सचर हो हम उसको अलहदा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया NaCl और अमोनियम क्लोराइड को। तो हम इनसे वो वाले लिक्विड जो है वो प्योरीफाई कर सकते हैं जिनका जो है वो टेम्परेचर कम होता है, जो एक कम टेम्परेचर पे जो है वो एग्जिस्ट कर सकते होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक सॉल्यूट दो इमिसिबल लिक्विड को अपने अंदर हल करता है। इमिसिबल सॉल्वेंट में जो है वो हल होता है। क्या है इमिसिबल? इमिसिबल लिक्विड ऐसे लिक्विड होते हैं जो आपस में हल नहीं होते, जैसा कि आप ऑयल और वाटर को ले लें।
अब ऑयल और वाटर कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते, लेकिन जो हमने ऊपर से ये डिस्ट्रीब्यूशन एक ला है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने करनी होती है किसी सोल्यूट की, कि ये जो सोल्यूट होता है ये दोनों लेयर्स में कांस्टेंट रेशो के साथ जो है वो अपनी कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंटली सोल्यूट जो है वो ऐड होता है। मतलब आपने सोल्यूट जो ऐड किया उन दोनों इमिसिबल लिक्विड में वो बराबर ही सॉल्व होगा। इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। अब सॉल्वेंट अब डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या होता है? जिसकी बेस पे हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करनी होती है। अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन टू इमिसिबल लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो आपके पास सब्सटेंस है उसकी जो रेशियो है दोनों इमिसिबल लिक्विड में इक्विलिब्रियम की हालत में होती है, इसको आपने के कहना है। और के क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन ऑर्गेनिक फेज ओवर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन एक्वस फेज। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन बिटवीन कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम ये पढ़ते हैं। अब ये जो हमारे पास आयोडीन, ये ऊपर एक्वस लेयर है, ये वाली जो लेयर है यहाँ पे पानी है, यहाँ पे ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अब हम उस डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं जो पिछले डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट में ये बात बताएगी। क्या है कि ये जो आयोडीन होती है ये पानी में हल नहीं होती, जबकि CCl4 में ये हल हो जाती है। अब हमने इसको वाटर में कैसे जो है वो हल करना है, इसको कैसे डिजोल्व करना है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो I2 की अभी हमने डायग्राम में देखा कि टू इमिसिबल लिक्विड CCl4 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ Ki। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड ले लिया। अब आयोडीन जो है वो इनसॉल्युबल वाटर है, लेकिन जब पोटेशियम आयोडाइड जो है ये पानी में हल होता है, जब आप पोटेशियम आयोडाइड को पानी में हल कर लेते हैं तो ये आयंस फॉर्म इस तरह बन जाता है, K+ और I नेगेटिव आयोडाइड आयन। अब ये जो आयोडीन होती है इस आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करके ट्राई आयोडाइड आयन दे देती है और ये वाला पानी में हल हो जाता है। मतलब पानी में आयोडीन I3 नेगेटिव फॉर्म में जो है वो हल होती है। अब आयोडीन डिजॉल्व एज I3 नेगेटिव आयन इन वाटर। नाउ इफ CCl4 इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ट्राई आयोडाइड। अब क्या करना है हमने, पहले हमने आयोडीन, अब CCl4 आपने जैसे ही ऐड किया क्या होगा, I2 की कुछ क्वांटिटी जो है वो CCl4 में चले जाएगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इनमें इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में क्या मुराद है इक्विलिब्रियम के, जितनी आयोडीन की क्वांटिटी इस एक्वस लेयर में है उतनी ही CCl4 वाली लेयर में जो है वो आयोडीन की जो है वो क्वांटिटी होगी। अच्छा, तीसरा जो अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं, तो आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन CCl4 सो इट मूव फ्रॉम एक्वस लेयर टू CCl4 लेयर। अभी मैंने बताया कि आयोडीन जो है ये नॉन पोलर होती है और CCl4 भी जो है ये नॉन पोलर होता है। तो ये बात अब हमें पता चली कि जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में आसानी से हल हो जाते हैं। एक रूल है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक जैसे जो मटेरियल होते हैं वो एक दूसरे को हल करते होते हैं। तो आयोडीन भी नॉन पोलर और CCl4 भी नॉन पोलर है, तो दोनों एक दूसरे में हल बड़ी अच्छे तरीके से हो जाएंगे। जबकि पानी में आयोडीन I3 की फॉर्म में है, जबकि CCl4 में I2 की फॉर्म में जो है वो हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट ब्राउन कलर ऑफ ट्राई आयोडाइड आयन इन एक्वस लेयर फेड्स while the purple color of the free iodine appear in CCl4। क्या होगा कि ये जो ब्राउन कलर है यहाँ पे ये जो पर्पल में चेंज होता है। अब यहाँ पे हमें पता चला कि I3 नेगेटिव का जो कलर है वो ब्राउन है, ये फेड होता जाएगा, हल्का होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन अब CCl4 लेयर में जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। द सिस्टम ऑफ CCl4 एंड H2O इज शेकन टू इंक्रीज द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू लेयर्स। अब आपने इस CCl4 और H2O वाले जो लिक्विड है इनको अच्छे तरीके से जो है वो शेक करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन जो है वो एक्वस लेयर से ऑर्गेनिक लेयर में चले जाए। याद रहे ये भी प्रोसेस किस लिए है, ये भी प्योरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे हम प्योरिफिकेशन आयोडीन की कर रहे हैं थ्रू CCl4। After some time equilibrium is established between the two layers. At this point the rate of movement of iodine from H2O to CCl4 become equal to the rate of movement of I2 from CCl4 to H2O। यानी कि ये रेट क्या हो गया कि जितनी वैल्यू आयोडीन की इधर को मूव कर रही है उतनी ही इधर, क्योंकि एक्वस लेयर में हमने क्या ऐड किया हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड, और उस आयोडाइड से I नेगेटिव आयोडाइड आयन आया। आयोडाइड आयन जो है वो I2 को ट्राई आयोडाइड आयन की फॉर्म में पानी में हल रखता है। तो क्या होता है कि I2 कुछ ऊपर को मूव करती है कुछ नीचे को। एक वक्त वो आता है कि जितनी I2 की वैल्यू ऊपर जाती है
उतनी ही नीचे आती होती है। तो ये एक इक्विलिब्रियम, यानी कि I2 जो है वो मूवमेंट इसकी होती है H2O से CCl4 में, और फिर I2 की मूवमेंट होती है CCl4 से H2O की तरफ जो है वो लेयर में। तो यूं जो है इन दोनों में जो है वो इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। तो दस एट इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ I2 इन बोथ लेयर विल बी कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम में इन दोनों की रेशियो जो है वो फिर कांस्टेंट होती है, जो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और पार्टीशन लॉ में जो है वो पढ़ी है। तो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के I2 इन CCl4 ओवर I2 इन एज जो है वो I3 इन एक्वस फॉर्म, इन दोनों की जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की रेशियो मालूम करनी है। अब उस बेस को यूज़ करते हुए, उसकी बुनियाद डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को यूज़ करते हुए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज़ करते हुए, हम अब यहाँ पे करने लगे हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एन इमिसिबल सॉल्वेंट, कि किसी भी सब्सटेंस को आपने दूसरे सब्सटेंस से जो है वो अलहदा करना है एक इमिसिबल सॉल्वेंट की मदद लेते हुए। अब प्रिंसिपल क्या है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज बेस्ड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अ सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय एन इमिसिबल सॉल्वेंट। द डिजायर्ड सॉल्यूट इज मोर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट देन सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने प्योरीफाई करना है किसी भी सब्सटेंस को, उस सब्सटेंस को एक सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूट में हल, सॉल्वेंट में हल करके एक सॉल्यूशन बना लेना। ऊपर से फिर आपने एक नया सॉल्वेंट ऐड करना है। वो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि जो सब्सटेंस आपका पहले वाले सॉल्वेंट में हल हुआ है उसकी रेशियो दूसरे वाले सॉल्वेंट में ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब वो दूसरे सॉल्वेंट में ज़्यादा हल होना चाहिए। और यूं क्या होगा कि प्योर सब्सटेंस दूसरे लिक्विड में मूव कर जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पहले लिक्विड में ही रह जाती हैं। Practically, solution and the solvent are placed in the separating funnel. The funnel is stopped and the two liquid are shaken together. Then the solute will move from the solution to the added solvent layer के आपने जो है वो एक separating funnel में ऐड करना है। अब इस मेथड को जो है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस डायग्राम से। अब आपने जो है सबसे पहले क्या करना है कि वो जो सोल्यूशन है इसमें डाल लेते हैं, इसको हम कहते होते हैं सेपरेटिंग फनल। नीचे आपने भी कर रख लेना है। अब इस सेपरेटिंग फनल को, ये स्टॉपर, इसको बंद कर देना, ऊपर से भी स्टॉपर लगा के जो है वो बंद कर देना है। आपने क्या करना है, क्योंकि वो अब आपके पास जो सोल्यूशन है वो इसमें आपने ऐड किया, वो ऊपर से कोई और इमिसिबल लिक्विड ऐड करना है। मतलब फर्ज करो यहाँ पे ये वाटर है और यहाँ पर जो है वो आपके पास ईथर है। अब ईथर और वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, और आपने जो सोल्यूट लिया हुआ है वो वाटर वाली लेयर में है और आप नई लेयर जो है वो ईथर ऐड कर रहे हैं। और ईथर को ऐड करने के बाद इसको, इस सेपरेटिंग फनल को आपने अच्छे तरीके से शेक करना है। क्या होगा कि ये जो यहाँ पर सोल्यूट के पार्टिकल, सब्सटेंस के जो पार्टिकल जो वाटर में हल हुए हुए हैं, वो फिर क्या होंगे, वो सीधा इस ईथर की लेयर में जाना शुरू हो जाएंगे। और यूं क्या होगा कि कंसंट्रेशन जो है वो उस सब्सटेंस की पानी में कम होती जाएगी, जबकि ईथर में ज़्यादा होती जाएगी। और यूं आपने फिर क्या करना है कि नीचे से जो लेयर है वाटर वाली वो अलहदा कर लेना। इसमें जो है वो आपके पास ईथर बच जाएगा। ईथर को जो है वो दूसरे आपने वो बर्तन में रख लेना है। और क्या करना है, ईथर को फिर आपने एवेपोरेट करवा देना है, क्योंकि ईथर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो ये आसानी के साथ एवेपोरेट हो जाता है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम होती हैं। तो जब ये आपने इसको गर्म करेंगे तो ये वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा और जो आपके पास प्योर सॉलिड बच जाता है। अब आपने क्या करना है, आपने एकदम से ही ईथर नहीं सारा के ऐड करना है, बल्कि स्मॉल पोर्शन जो है वो इसके ऐड करने हैं। मेथड में देखें, द एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज शेकन अप विद ईथर इन द सेपरेटिंग फनल। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने जो एक्वस सोल्यूशन में ऐड किया हुआ है उसको आपने ईथर के साथ जो है वो सेपरेटिंग फनल में शेक करना है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विल मूव फ्रॉम वाटर टू लेयर और टू दी ईथर लेयर। का वाटर की लेयर से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर लेयर में जाना शुरू हो जाएगा। द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज रिमेन इन एक्वस लेयर। मतलब ये यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें बाज़ दफ़ा जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको जो है वो हम अलहदा करने के लिए क्या करते हैं, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पानी में अच्छे तरीके से हल कर लिया। हल करने के बाद ईथर के साथ सेपरेटिंग फनल में जाकर डालकर उन दोनों को अच्छे तरीके से जो है वो शेक कर लिया। शेक करने के बाद जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं वो एक्वस लेयर, पानी वाली लेयर में रह जाएंगी, जबकि ईथर में जो है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड चला जाएगा। और ईथर को जो फिर आपने एवेपोरेट करना है ताकि आप प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकें। अब रिपीटिंग एक्सट्रैक्शन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्यों कहा? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, कि एक सॉल्वेंट से आपने दूसरे सॉल्वेंट से एक सोल्यूट को एक्सट्रैक्ट किया है, खींच कर निकाला है।
इस वजह से हम इस प्रोसेस को कहते होते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब आपने छोटे छोटे पोर्शन से मतलब थोड़ा थोड़ा ईथर करके, जैसे अब अगर आप थोड़ा थोड़ा ईथर करके डाल देंगे तो एक्वस लेयर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो है वो आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो है वो ईथर में मुंतकिल होगी। बजाय ये कि आप एक ही मरतबा सारा ईथर डाल दें तो फिर वो जो है ना उनमें इक्विलिब्रियम कायम होना है। तो इस वजह से क्या होगा कि ईथर में फिर जो है वो थोड़ी मिकदार जाएगी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो इस वजह से हमने क्या करना है कि ईथर के 2 या 4 हिस्से जो है वो हमने करके डालने और हर बार इसी तरह करके शेक करके अलहदा करते जाना, और यूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड मैक्सिमम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका ईथर की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। ये जो तकनीक है ये सिर्फ और सिर्फ उन प्रोडक्ट के लिए यूज़फुल है जो कि वोलेटाइल और थर्मली जो है वो अनस्टेबल होते हैं। तो सच प्रोडक्ट आर डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन बाय द अदर तकनीक। तो ये ऐसे कंपाउंड जो कि वोलेटाइल आसानी से बखरात में चेंज हो जाए और थर्मली अनस्टेबल होते हैं, कि मतलब आप उसको गर्म करते हैं तो वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, डिकम्पोज होकर दूसरे कंपाउंड में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं इनकी जो है वो हमने फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के ज़रिए जो है वो इनको फिर हम प्योरीफाई करते होते हैं। तो जज़ाकल्लाह, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक भी करिएगा और बेल आइकन को जो है वो प्रेस भी कर दें।